अंत ही आरंभ है। दोस्तों, यही वो वाक्य है जो सूर्य के अस्तित्व में आने की वैज्ञानिक परिभाषा देता है। आज हम जानेंगे कि कैसे -250 डिग्री जितना ठंडा गैस का बादल दुनिया के सबसे ज्वलनशील आग के गोले में बदल जाता है। हम जानेंगे उस अदृश्य दीवार के बारे में जिसे पार किए बिना सूर्य नहीं बन सकता। हम ये भी जानेंगे कि हमारा सूर्य अन्य ग्रहों को अपनी ओर क्यों खींचता है। क्यों सूर्य की कोर से निकलने वाला प्रकाश उसकी सतह तक पहुंचने में लाखों साल लगा देता है, जबकि हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट ही लगते हैं। हम पृथ्वी पर बैठे-बैठे कैसे जान लेते हैं कि सूर्य की सतह से लाखों किलोमीटर अंदर उसकी कोर में क्या चल रहा है? दोस्तों, मैंने इस वीडियो को सिमुलेशन की मदद से इतना आसान और गहरा रखा है कि सूर्य बनने की पूरी कहानी में आप क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी तीनों को एक साथ अपने दिमाग में साफ देख पाओगे। तो चलिए चलते हैं अंतरिक्ष में आग की वर्षा करने वाले बादलों की तरफ। दोस्तों, खाली सा दिखने वाला हमारा ब्रह्मांड असल में खाली नहीं है। इसमें गैस और धूल के बादल तैरते रहते हैं। ये बादल आंखों से दिखाई नहीं देते और इतने बड़े होते हैं कि पूरी गैलेक्सी में फैले रहते हैं। इन्हें ISM यानी इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। इनमें लाखों सूर्य बनाने की ताकत होती है। कहीं-कहीं पर इनका घनत्व इतना कम होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में केवल 1 एटम पाया जाता है। इंटरस्टेलर मीडियम असंख्य तारों के बीच की पूरी खाली अंतरिक्ष होती है, जिसमें गैस और धूल फैली रहती है। इसी के अंदर कुछ हिस्से ठंडे और घने हो जाते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। जब यही मॉलिक्यूलर क्लाउड बहुत बड़ा और भारी हो जाता है, तो इसे GMC यानी जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। यही नए तारे को जन्म देता है। हमारे सूर्य का निर्माण भी इसी तरह के एक GMC से हुआ था। इन जायंट क्लाउड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 से 1 लाख एटम तक होते हैं। अगर इसकी तुलना हमारी पृथ्वी के बादलों से करें तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में ट्रिलियंस ऑफ एटम पाए जाते हैं। और जब यह अंतरिक्ष के जायंट क्लाउड प्रकाश में चमकते हैं तो एक खूबसूरत रंगीन नज़ारा दिखाई देता है, जिसे नेब्यूला कहते हैं। इन जायंट क्लाउड में 99% हाइड्रोजन और हीलियम होती है। बाकी बचे 1% में स्पेस डस्ट और दूसरी गैसें होती है। इनका तापमान -250 डिग्री से भी कम होता है। इतनी ठंड की वजह से ये मॉलिक्यूलर क्लाउड करोड़ों सालों तक चुपचाप पड़े रहते हैं। इतने कम तापमान में हाइड्रोजन के परमाणु दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूलर बना लेते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से परमाणु बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो सवाल ये है कि ISM से मॉलिक्यूलर क्लाउड और उससे GMC क्यों बना? आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ कि ये बादल इतने घने और गर्म होते चले गए कि एक पूरे सूर्य का निर्माण हो गया? तो दोस्तों, यहाँ वही होता है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था, और वो है अंत, किसी दूसरे तारे का अंत, जो इतने जोर से फटता है कि खाली सा दिखने वाले स्पेस में भी हलचल पैदा हो जाती है। यदि किसी मॉलिक्यूलर क्लाउड के आसपास कोई भी बड़ी ब्रह्मांडीय घटना होती है, जैसे तारों का फटना, सुपरनोवा ब्लास्ट, गैलेक्सी का टकराना या ब्लैक होल का आपस में टकराना, तो इन घटनाओं से स्पेस में एक शॉक वेव उठती है। यह वेव मॉलिक्यूलर क्लाउड से टकराती है और उसमें हलचल पैदा करती है, जिससे एक ठंडा मरा हुआ बादल जो अरबों सालों से खामोश था, एक पड़ोसी तारे की मौत से जाग उठा। यह डिस्टरबेंस कुछ क्लाउड को तो पास ले आता है, लेकिन कुछ क्लाउड को दूर धकेल देता है, जिससे क्लाउड का घनत्व कहीं-कहीं पर बहुत बढ़ जाता है। यही बादल तारों का भविष्य तय करते हैं और क्लाउड का मास एक जगह इकट्ठा होने लगता है। अब मास एक जगह जमा हो गया और जहाँ मास होता है वहाँ एक और ताकत खुद ब खुद जाग उठती है, और वो है ग्रेविटी। पर सवाल ये उठता है, जहाँ मास बढ़ा वहाँ ग्रेविटी खुद पैदा हो जाती है, पर कैसे? कभी सोचा आपने? दोस्तों, ग्रेविटी वो यूनिवर्सल नियम है जो हर चीज़ को उसके केंद्र की ओर खींचती है। जब क्लाउड का कोई हिस्सा थोड़ा घना होता है
तो वो ग्रेविटी की वजह से और ज़्यादा पदार्थ को अपनी ओर खींचने लगता है। यह वही बात है जो डेली लाइफ में भी होती है। जैसे भीड़ में एक आदमी रुकता है तो बाकी लोग उसके पास जमा हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड में जहाँ मैटर थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ और मैटर खिंचता चला आता है। दोस्तों, जैसा सिमुलेशन में दिख रहा है, हमारा ब्रह्मांड एक अदृश्य मकड़ी के जाले नुमा स्पेस टाइम फाइबर से भरा हुआ है। यह जाला किसी मास जैसे अर्थ या सन की वजह से खिंचाव या मुड़ाव महसूस करता है। लेकिन यहाँ आपकी इमेजिनेशन पावर का टेस्ट होगा। देखते हैं किसके दिमाग में सही तस्वीर बनती है। स्पेस में स्पेस टाइम का जाला मास की वजह से किस ओर झुकेगा? पृथ्वी पर तो ग्रेविटी है, इसलिए नीचे झुकेगा। लेकिन वहाँ कहाँ झुकेगा जहाँ ग्रेविटी नहीं है? सोचो। जवाब है मास के सेंटर की तरफ चारों ओर से। यानी जैसे ही कोई मास आता है, स्पेस टाइम फाइबर की सीधी लकीर रोलर कोस्टर की तरह उस मास की तरफ मुड़ जाती है। बस यही वो भ्रम है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। इसलिए आइंस्टीन ने ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्वेचर यानी झुकाव कहा था। जिस चीज में जितना ज्यादा मास, वो स्पेस टाइम में उतना गहरा गड्ढा बनाएगी। यही खिंचाव ग्रेविटी है। हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य द्वारा बनाए गए इसी गड्ढे में लुढ़कते रहते हैं। लेकिन सूर्य खुद अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसका गड्ढा भी ग्रहों के लिए रास्ता बनाते हुए चलता है। ठीक वैसे ही जैसे फर्श पर पड़े पानी को आप अपनी उंगली से रास्ता देते हो, बस अपनी उंगली को सूर्य मानो और पानी में तैरते छोटे छोटे पार्टिकल को प्लैनेट समझो। तो ग्रेविटी का खेल समझ आ गया। लेकिन अब सवाल यह है, यह ग्रेविटी उस बादल के साथ क्या करती है? क्या पूरे क्लाउड को एक साथ खींच लेती है? नहीं, यहाँ होता है कुछ और ज़्यादा दिलचस्प। तो ग्रेविटी के समुद्र में डुबकी लगाने के बाद वापस आते हैं उस क्लाउड पर जो ग्रेविटी की वजह से एक जगह इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एक शॉक वेव ने उस सोते हुए बादल को हिला दिया, लेकिन हिलने से तारा नहीं बनता। हिलने के बाद एक फैसला होता है और वो फैसला करती है ग्रेविटी। ब्रह्मांड में एक अजीब सा नियम है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ और भीड़ आती है। जब शॉक वेव ने मॉलिक्यूलर क्लाउड को तोड़ा तो हर टुकड़े का घनत्व अलग अलग हो गया। कोई भारी, कोई हल्का, और यहीं से शुरू होता है एक खामोश मगर बेरहम खेल। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, सर जेम्स जीन्स। उन्होंने एक सवाल पूछा जो पहले किसी ने नहीं सोचा, ग्रेविटी कब जीतती है? और उन्होंने एक लकीर खींची। उस लकीर को जीन्स मास कहते हैं। नियम सीधा कहता है, अगर बादल के टुकड़े का मास उस लकीर से ऊपर है तो ग्रेविटी जीतेगी और वो टुकड़ा सिकुड़ेगा और एक दिन तारा बनेगा। अगर मास उस लकीर के नीचे है तो गैस का प्रेशर ग्रेविटी को धक्का देगा। वो टुकड़ा कभी तारा नहीं बनेगा, अरबों सालों तक बस भटकता रहेगा, अनजाना, अधूरा। यानी ब्रह्मांड में हर बादल को एक मौका मिलता है, लेकिन जीतता वही है जो सबसे भारी होता है। शायद हमारी जिंदगी में भी यही होता है, जो सबसे भारी या पावरफुल होता है वही जीतता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हम भी तो तारों से ही बने हैं। आपको पता है कैसे? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अब जो टुकड़े भारी थे वो और सिकुड़ने लगे। सिकुड़ते सिकुड़ते वे खुद भी टूट गए, छोटे छोटे घने गुच्छों में। इन टूटने की प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और यही कारण है कि तारे अकेले नहीं बनते। एक बादल से सैकड़ों तारे एक साथ जन्म लेते हैं, जैसे एक माँ के कई बच्चे। इन्हें स्टेलर क्लस्टर कहते हैं। हमारा सूर्य भी ऐसे ही एक क्लस्टर में पैदा हुआ था। आज उसके भाई बहन तारे कहाँ हैं? यह अभी भी एक खुला सवाल है। तो फ्रेगमेंटेशन ने क्लाउड को छोटे छोटे घने टुकड़ों में तोड़ दिया। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारे सूर्य का बीज था, लेकिन अभी यह सिर्फ एक ठंडा घना गुच्छा है, तारा नहीं। तारा बनने के लिए इसे एक लंबी यात्रा तय करनी है, और वो यात्रा शुरू होती है प्री स्टेलर कोर से। अब हमारे पास कई सारे क्लम्प्स हैं, यानी गुच्छे हैं,
जो अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे केंद्र की तरफ सिकुड़ने लगते हैं। ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट के कण एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। जैसे जैसे ये कण पास आते हैं, उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी और फिर थर्मल एनर्जी में बदल जाती है। इसे ऐसे समझो, ग्रेविटी क्लाउड के पदार्थ को अंदर की तरफ धकेलती है। क्लाउड केंद्र की ओर सिकुड़ता है। यहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने अपना काम किया। अब दो पार्टिकल के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे उनकी मोशन बढ़ जाती है और वे ज़्यादा बार टकराने लगते हैं। ये टक्कर इतनी तेज होती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को भी मोशन दे देता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अब ग्रेविटी का इन पार्टिकल पर असर कम हो जाता है। यही पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलना कहलाता है। इन्हीं टक्करों की वजह से क्लाउड का सेंटर गर्म होने लगता है, लेकिन शुरुआत में यह कोर अभी भी बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसे अभी भी एक घना प्रीस्टेलर कोर माना जाता है, यानी तारे बनने से पहले की अवस्था। अब इस कोर को और ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ काम करती है, और वो है रोटेशन। असल में इंटरस्टेलर क्लाउड पहले से ही बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है। जब ग्रेविटी क्लाउड को अंदर की ओर सिकोड़ती है, तो क्लाउड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, लेकिन एंगुलर मोमेंट बना रहता है। इसलिए घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। क्यों, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जब क्लाउड दूर दूर था, तब वो आराम से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पार्टिकल पास पास आए, तो उस क्लाउड की धीमी रोटेशन तेज हो गई, जो आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। जैसे ही आकार घटा, स्फीयर की स्पीड बढ़ गई। यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यानी धीरे घूमते बड़े बादल के पार्टिकल की अपनी एक रोटेशन होती है, जो बदलना नहीं चाहती, लेकिन क्लाउड के सिकुड़ने से पार्टिकल के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसलिए पार्टिकल को अपनी स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है और रेडियस घटने से रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। जब गैस और धूल का बादल बहुत तेजी से घूमने लगता है, तो यह घूमना उसे सिकुड़ने से रोकने लगता है। सीधे शब्दों में, घूमने की वजह से पदार्थ बाहर की तरफ फैलना चाहता है। जैसे कोई चीज़ तेज घुमाओ तो वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, बल्कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से मिलने वाला रोटेशनल सपोर्ट होता है, जो ग्रेविटी के खिंचाव को कुछ हद तक रोक लेता है। यानी ग्रेविटी क्लाउड को अंदर खींच रही है और रोटेशन बाहर बल दे रहा है। इसी बैलेंस की वजह से क्लाउड एकदम से गिरकर कोलैप्स नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक घूमती हुई डिस्क में बदल जाता है। यह डिस्क ग्रहों की माँ होती है। इसी डिस्क में डस्ट के कण टकराकर, जुड़कर, बड़े होकर प्लेनेटेसिमल्स बनाते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रह बनते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रह इसी डिस्क से बने हैं। तो एक तरफ वह डिस्क ग्रहों को बना रही है, और दूसरी तरफ इसी डिस्क के सेंटर में वो घना और गर्म गुच्छा एक नई अवस्था में आ रहा है। इसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार, यानी नन्हा तारा। जब प्रीस्टेलर कोर को ग्रेविटी बहुत ज़्यादा सिकोड़ देती है, तो गैस और डस्ट के कण बहुत तेज़ी से सेंटर की ओर गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये कण अंदर गिरते हैं, सेंटर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे गर्म और घना कोर बनाता है, जिसे प्रोटोस्टार यानी नन्हा तारा कहते हैं। इसके चारों ओर एक एक्रीशन डिस्क बनती है, जिसमें कण आपस में टकराते रहते हैं और फ्रिक्शन पैदा करते हैं और धीरे धीरे अपने घूमने की स्पीड खो देते हैं। जैसे ही स्पीड कम होती है, ग्रेविटी उन्हें खींचकर प्रोटोस्टार में गिरा देती है, यानी तारा इसी डिस्क को खाकर बड़ा होता है। इसी दौरान प्रोटोस्टार के ऊपर और नीचे से बहुत तेज पतली गैस की धाराएं निकलती है, जिन्हें जेट्स कहते हैं। ये जेट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि तेजी से घूमती डिस्क और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर कुछ पदार्थ को सीधे बाहर धकेल देते हैं। क्योंकि अभी इसकी गैस
इतनी डेंस नहीं हुई है कि ग्रेविटी को हरा सके। इसलिए ग्रेविटी के दबाव से यह गैस बाहर निकालता रहता है। जैसे-जैसे प्रोटोस्टार में ज़्यादा मैटर गिरता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और आखिरकार यह करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने की संभावना बन जाती है। करोड़ों डिग्री सुनने में आसान लगता है, लेकिन इतने टेम्परेचर पर मैटर का क्या हाल होता है? वो एक ऐसी अवस्था में बदल जाता है जो न गैस है, न लिक्विड है, न सॉलिड है। वो बन जाता है प्लाज्मा। जब टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंचता है, तो हाइड्रोजन के एटम में इतनी एनर्जी आ जाती है कि उनके इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से छूट जाते हैं, यानी एटम टूट जाता है। यही प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाती है। यह सिर्फ एक बार नहीं होता, अंदर इतनी गर्मी होती है कि हर तरफ आयनाइजेशन चलता रहता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से फिर अलग हो जाता है। इसलिए प्रोटोस्टार के अंदर कोई स्टेबल एटम नहीं टिक पाता। वहाँ ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। इन सभी चार्ज पार्टिकल का यह गर्म, घना और लगातार उबलता हुआ मिश्रण ही प्लाज्मा कहलाता है। खास बात यह है कि प्लाज्मा नॉर्मल गैस की तरह काम नहीं करता। यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है, जिससे अंदर की जटिल हलचलें और करंट्स बनते हैं। आसान भाषा में तारे के अंदर कोई ठोस या पूरा एटम नहीं होता है। सब कुछ टूटकर एक उबले हुए आयनाइज्ड पार्टिकल के सूप में बदल जाता है, जिसमें हर चीज़ लगातार टकराती रहती है और एनर्जी से भरी रहती है। तो कोर में अब एक उबलता हुआ प्लाज्मा है, जिसमें फ्री प्रोटॉन इधर-उधर तेजी से उड़ रहे हैं। और अब यहाँ वो सबसे बड़ा सवाल आता है जिसके बिना सूर्य का अस्तित्व ही नहीं था। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, इसलिए इनके बीच रिएक्शन का होना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि तारे के अंदर सारे पार्टिकल प्लाज्मा स्टेट में हैं। इसलिए पूरी कोर में या तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या प्रोटॉन। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के रिएक्शन से होता है, क्योंकि फ्यूजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चाहिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही बनता है। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मिल सकते हैं, फिर ये मिलकर फ्यूजन क्यों नहीं करते? जवाब यह है कि ये दोनों मिलकर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाते हैं, जो एनर्जी बनाने की बजाय एनर्जी सोख लेता है। अब यहाँ वही सेम चार्ज वाली दिक्कत आती है। दो प्रोटॉन के बीच कूलाम्ब्स बैरियर नाम की एक दीवार खड़ी हो जाती है। दोस्तों, यही वो दीवार है जिसे पार किए बिना सूर्य का अस्तित्व संभव नहीं था। पृथ्वी पर जीवन नहीं पनप पाता। तो अब इन दो प्रोटॉन के बीच रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ काम आती है क्वांटम टनलिंग। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पार्टिकल का डुअल नेचर होता है। ये तरंग और पार्टिकल दोनों की तरह काम करते हैं। जब दो प्रोटॉन तेजी से पास आते हैं तो उनकी वेव का कुछ हिस्सा एक दूसरे को छू लेता है, जिस वजह से दो एक जैसे चार्ज वाले पार्टिकल भी आपस में रिएक्ट कर पाते हैं। यही क्वांटम टनलिंग है। सोचो, अगर पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल होता, उसमें वेव की खासियत ना होती, तो वो कभी भी दीवार को पार नहीं कर पाता। और पूरे ब्रह्मांड में अरबों तारे इसी क्वांटम मिरेकल की वजह से जल रहे हैं। अगर पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल होते तो रात और दिन में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल होता। इसी क्वांटम टनलिंग की वजह से जन्म होता है ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर प्रक्रिया का, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्वांटम टनलिंग के बाद सूर्य के कोर में प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से दो प्रोटॉन इतने करीब आ जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें बांध लेता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन को पास लाकर जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेबल न्यूक्लियस बनाने के लिए एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना जरूरी होता है। यह काम सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स कर सकती है, क्योंकि दो प्रोटॉन का एक जैसा चार्ज होने से स्टेबल न्यूक्लियस नहीं बन सकते।
इसलिए एक का न्यूट्रॉन बनना जरूरी है और यही बदलाव फ्यूजन को मुमकिन बनाता है। इस प्रक्रिया में वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, यानी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ड्यूटेरियम के बाई प्रोडक्ट बनते हैं। पॉजिट्रॉन कुछ ही समय में किसी इलेक्ट्रॉन से टकराकर खत्म हो जाता है और गामा फोटॉन्स पैदा करता है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत रेयर होती है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती। जबकि न्यूट्रिनो बिना किसी पार्टिकल से टकराए, बिना एनर्जी दिए सीधा सूर्य से बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए अर्थ पर कई जगह न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाए गए हैं, जैसे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि ये फोटॉन के उलट लाइट की स्पीड से सूर्य की कोर से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इन्हीं न्यूट्रिनो को पकड़कर अर्थ पर हमें पता चलता है कि सूर्य की कोर में क्या हो रहा है, फ्यूजन कैसे चल रहा है, तारा एक्सप्लोड होने वाला है या नहीं। यानी हम पृथ्वी की लैब में बैठकर सूर्य के अंदर की हलचल को लाइव समझ सकते हैं। और यहाँ एक सवाल आपके लिए, अगर सूर्य की कोर में फ्यूजन अचानक रुक जाए तो हमें इसका पता कितनी देर बाद चलेगा? 8 मिनट बाद या लाखों साल बाद? जवाब कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद बना ड्यूटेरियम एक और प्रोटॉन से टकराता है और हीलियम 3 बनाता है, साथ ही एक हाई एनर्जी गामा फोटॉन निकालता है। फिर 2 हीलियम 3 न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं और हीलियम 4 बनाते हैं। साथ ही 2 प्रोटॉन वापस निकल जाते हैं, जो फिर से इस चेन रिएक्शन में शामिल हो जाते हैं। इस तरह यह एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाती है, जो लगातार एनर्जी पैदा करती रहती है। अब सबसे जरूरी बात, मास का एनर्जी में बदलना। जब 4 प्रोटॉन मिलकर हीलियम 4 बनाते हैं तो उन चारों का कुल मास हीलियम 4 के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। यह जो मास का फर्क है, वही मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से एनर्जी में बदल जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पूरा मास नहीं बदलता, बस एक छोटा सा हिस्सा एनर्जी बनता है, जबकि हीलियम 4 एक स्टेबल न्यूक्लियाई के रूप में बचा रहता है। यही वजह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन केमिकल रिएक्शन से लाखों गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। लोग अक्सर लकड़ी के जलने को मास के एनर्जी में बदलने से जोड़ते हैं, लेकिन वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मास लगभग बना रहता है। यहाँ न्यूक्लियर लेवल पर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से असली मास डिफीट होता है, जो सीधा एनर्जी में बदलता है। यहाँ कोई रेजिड्यू यानी बचा खुचा पदार्थ नहीं रहता। फ्यूजन के दौरान बने फोटॉन शुरुआत में गामा रेज सीधे बाहर नहीं निकलते। सूर्य का कोर प्लाज्मा से भरा है, जहाँ ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लाई से बार बार टकराते रहते हैं। हर टक्कर में उनकी दिशा और एनर्जी बदलती रहती है। इस रैंडम टकराने की वजह से एक फोटॉन को कोर से सरफेस तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन सरफेस से बाहर निकलते ही वही प्रकाश सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो फ्यूजन चल पड़ा, एनर्जी पैदा हो रही है, फोटॉन बाहर निकलने की कोशिश में है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या यह फ्यूजन बेकाबू होकर सूर्य को फाड़ देगा या कुछ ऐसा होगा जो इसे बैलेंस में रखेगा? इसका जवाब है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। फ्यूजन शुरू होते ही एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जिससे रेडिएशन और थर्मल प्रेशर ग्रेविटी के खिलाफ बाहर की तरफ दबाव बनाते हैं। फ्यूजन इतनी एनर्जी और प्रेशर पैदा करता है कि ग्रेविटी तारे को और छोटा नहीं कर पाती, जिस कारण तारे का साइज स्टेबल हो जाता है। यही स्थिति हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब यह एक सूर्य बन चुका है, जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। हमारा सूर्य अभी इसी फेज में है और 10 अरब साल तक हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहेगा और हमें एनर्जी देता रहेगा। दोस्तों, आज हमने एक ठंडे अंधेरे बादल से एक जलते हुए सूर्य तक का सफ़र तय किया, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले एक बार खुद के बारे में सोचो।
आपके शरीर में जो कैल्शियम है, वो किसी मरते हुए तारे की राख से आया है। आपके जो खून में आयरन है, वो किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बना था। आपकी साँसों में जो ऑक्सीजन है, वो अरबों साल पहले किसी तारे की कोर में फ्यूजन के दौरान पैदा हुई थी। आप सिर्फ़ इस पृथ्वी के नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड के हैं। जब आप रात को आसमान में देखते हैं, तो आप सिर्फ़ तारे नहीं देख रहे, आप अपना अतीत देख रहे होते हैं। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है, जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है और शायद यही सबसे बड़ा मिरेकल है। अंत ही आरंभ है। एक तारे का अंत हमारा आरंभ था।